हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो आई होप कि आप सभी की आरबीआई डीएसआईएम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और क्वेश्चंस, और आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे जो आपके नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, 2023 का, जो कि 16 जुलाई को होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि देर आर 4 प्लेयर्स ए बी सी डी एंड इन अ गेम देयर विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ आर गिवन। ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, बी की 0.4, देन 0.3 एंड 0.1। अब अगर कोई एक प्लेयर गेम छोड़ दे, इफ़ बी लेफ्ट देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर आप डेटा को देखें तो डेटा को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। अगर बी गेम छोड़ेगा तो इसका इफेक्ट क्या बाकी तीनों पर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। आइए इन सब चीज़ों पे एक डिस्कशन करते हैं और कुछ ऐसा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो हम उनको क्विकली कैसे रिस्पॉन्ड कर पाएँ। तो चलिए हम आपको 2-3 एस्पेक्ट दिखाएंगे इस क्वेश्चन के कि कैसे कैसे आप सोच सकते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है, तो हम इस जीतने की प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं इनके हारने की भी प्रोबेबिलिटी। और एक चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी कि जब भी हमको 4 प्लेयर और उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी दी जाती है तो ये चारों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ए बी सी डी आर इंडिपेंडेंट। तो चलिए देखते हैं। हालांकि जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं गिवन नहीं है, तो जब क्वेश्चन में इंडिपेंडेंसी गिवन नहीं होती है तो अभी पहले से हम कुछ सपोज करके नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर गिवन होती तो मान कर चलते। तो बी गेम छोड़ रहा है, बी गेम छोड़ रहा है, इसका एक मतलब है कि बी कभी भी जीतेगा नहीं। तो अगर हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो साथ ही साथ इस बात को भी कंसीडर करके चलेंगे कि बी कभी गेम नहीं जीतेगा। तो अगर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम वाया बी इज़ 0.4, तो बी के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो इसके न जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.6। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गिवन, यानी हम एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन होगी कि बी गेम से बाहर है इसलिए बी नहीं जीतेगा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी गेम में नहीं है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है, आप अगर उसे देखें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। ए गिवन बी का कॉन्सेप्ट है, ये हम लिखेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, इसे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, एक स्टेप वापस चलते हैं। पहले कंडीशनल को लिखेंगे तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो मैंने थ्योरम लिखी है ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की है, और अपॉन में तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ए चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ए, 0.2। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये 0.6 है। जो ये है ये क्या बताता है, ये बताता है कि ए भी गेम जीते और बी भी गेम जीते। तो यहाँ पर ये इवेंट्स गेम जीतने को लेकर हैं, इसलिए कोई एक अगर जीतता है तो दूसरे को अवश्य मस्ट है कि हारना ही पड़ेगा। इट मीन्स दैट 2 प्लेयर एक साथ कभी भी गेम नहीं जीत सकते या 2 से ज़्यादा भी जीत नहीं सकते। तो इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि ये एक नल इवेंट है। और अब आपका आंसर आ गया 1/3, यानी अगर बी गेम को छोड़ता है तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, यानी पहले आपको दिख रहा होगा ये 0.2 थी। 0.2 को अगर हम सॉल्व करें तो ये कितनी थी, 1/5। अब 1/5 और 1/3 में आप कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। यानी जब बी शामिल था तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कम थी, लेकिन बी के हटते ही ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। कोई और तरीका ऐसा है कि जिससे हम ये देख सकें कि कैसे हम बी के हटने के बाद बाकियों की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले ए की, और बी चूँकि हट रहा है तो बी को छोड़ देते हैं,
सी की और डी की प्रोबेबिलिटी का रेशियो निकाल लेते हैं। अब करेंगे क्या, जो जिस रेशियो में गेम को जीत रहा है और एक प्लेयर जो हटा है यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 थी, हम इस 0.4 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, जिस रेशियो में इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी थी। अब अगर रेशियो निकालें तो सबके अपॉन में 10 आएगा, 10 कैंसिल होगा तो रेशियो आएगा 2:3:1, यानी ये आ गया ए सी और डी के गेम जीतने का रेशियो। तो अब इस 0.4 को हमको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या कॉन्सेप्ट है, हम सबसे पहले तो इसका सम निकालेंगे। सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 3 5 and 1 6, यानी जो सम आया वो 6 आया। तो अब अगर हम इस 0.4 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस रेशियो में, तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2/6 इंटू 0.4 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरीके से जब 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 2/6 इंटू 0.3/6, यहाँ पर 3 के साथ करें तो 3/6 होगा इंटू 0.4, और लास्ट वाला क्या होगा 1/6 इंटू 0.4, ये प्रोबेबिलिटी आएगी नई वाली। तो अब इन नई वाली प्रोबेबिलिटीज़ को ज़रा सॉल्व करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, और फिर हम यहाँ से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें किया क्या गया है, यहाँ पर सबको इनके सम से डिवाइड किया गया है और फिर 0.4 से सबको मल्टीप्लाई किया गया है। तो वापस से जब हम रेशियो निकालेंगे तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आया। आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है। अब जब सब कुछ सेम है रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में ये कैंसिल हो जाएगा, 0.4 0.4 0.4 एंड 6 6 6। तो फाइनली जो रेशियो आया वो आया 2:3:6। ये था बी का, सॉरी ए का, ये था सी का और ये था डी का। तो अब अगर इस रेशियो को लेते हुए हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम बाय ए इज़ 2 और इनका सम जो आएगा 6 यानी 1/3। तो आपने देखा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके निकाला गया वही सेम काम हमने किया जब हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया इन द सेम रेशियो, जैसे कि उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी थी उस रेशियो में, तो भी आंसर सेम ही आया। तो ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब जो कंक्लूज़न निकला वो क्या निकला, वो ये निकला कि बी के हटने से जो बाकी 3 थे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम किया और उससे पूरी इक्वेशंस यानी तीनों को डिवाइड कर दिया और तीनों के जीतने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये बात सही है कि नहीं, इसके लिए हम एक और यहाँ पर क्वेश्चन रेज करेंगे खुद से और करके देखेंगे। जैसे अभी मान लो बी ने गेम छोड़ा था, सपोज़ दैट अगर ये सी होता जो गेम को छोड़ रहा था तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए चलेंगे, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी जबकि अब की बार सी ने लेफ़्ट किया, तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये लिखने का इसका तरीका होता है। डिवाइड में जाएगा प्रोबेबिलिटी सी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन सी फिर से 5 हो जाएगा, ए की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और अगर सी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये कितना हो गया 0.7। तो अब इसको देखें तो ये 2/7 आ चुका है। अब की बार हमने हटाया किसको था, सी को, तो ज़रा सी को हटा देते हैं। ज़रा बाकी का सम देखिए कितना आ रहा है। अगर हम पॉइंट को हटा कर देखें तो 2 4 6 एंड 1 7, तो सम 7 आ रहा है और सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए रिजल्ट 2/7 आया। यानी अब कंक्लूज़न बस ये निकला कि हमको कुछ भी नहीं सोचना है। हम अगर ये देखना चाहते हैं कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर डी को हटाया जाए, तो सिंपल है, डी को हटाओ सबका सम कर लो, 6 3 9 और आंसर आपका आ गया 2/9। तो कैसे इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट भी आपने देखे और ये भी देखा कि डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में ये आपका समय तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ ही साथ अगले क्वेश्चन पे जो आप ज़्यादा समय देना चाहते हैं वो आराम से दे सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है ये,
देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं और कैसे करते हैं, और क्या पता ये क्वेश्चन आपकी आरबीआई के अगले एग्ज़ाम में आ जाए। क्वेश्चन है, ए बी सी 3 रैंडम वेरिएबल हैं जो कि 0 1 को फॉलो कर रहे हैं। चूज इन बिटवीन 0 1, इनको रैंडमली 0 से 1 के बीच में चूज़ किया गया है। फाइंड करनी है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी इनसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसके रूट रियल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप सभी लोग इसको करिए, हम अपनी अगली क्लास में इसके सलूशन को बताएंगे। अच्छा, एक बच्ची ने शायद मेरे से पूछा था कि सर आपने इसका मिनिमम तो करवा दिया है, लेकिन अगर मैक्सिमम का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट बेटा सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे आप जब मैक्सिमम का निकालोगे तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें वैल्यूज पुट करिए। ये अगर आपके करने से नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, हम इसको करवा देंगे, ठीक है। हमने इसका आंसर आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर वो आंसर मैच ना हो रहा हो तो इसी लेक्चर के उसमें सेशन में आप कमेंट करना और बताना। इसको आप ऐसे बताना कि क्वेश्चन नंबर 23 नॉट कंप्लीटेड, नहीं हो पाया, तो हम इसका आंसर फिर आपको पूरा करके दिखाएंगे। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपका है आप इसे ट्राई करिएगा, नहीं तो अगली क्लास में हम इसके सल्यूशन के साथ आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।